नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 29वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 28 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह का वक्त था। शादी की बाकी रस्मों के बाद शांभवी को रोते हुए विदा कर दिया गया था। शांभवी के मम्मी पापा इस दौरान बहुत दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आज उनकी सबसे प्यारी चीज उनका घर छोड़कर अपने घर चली गई थी। उनके घर में सभी उदास थे। अक्सर यही तो होता है। शादी की अगली सुबह जहाँ एक घर में खुशियों के रंग में बिखर जाते हैं तो वहीं एक घर की रौनक ही चली जाती है। वो बेटी जो इतने सालों से अपने घर में पली बढ़ी होती है, एक रात की रस्मों रिवाजों के बाद उस आंगन को छोड़कर उसे जाना होता है और एक नया आंगन अपनाना होता है। उसे अपने प्यार से उस नए बगीचे के हर पौधे को सींचना होता है, बिना अपनी परवाह किए। कई बार तो उस घर में भी उसे इतना ही प्यार मिलता है, लेकिन कई बार उसे ऐसा नहीं मिलता और तब उस लड़की की जिंदगी का ये निर्णय उसके लिए सजा बन जाता है। चाहे कोई राजा हो या भिखारी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर इस नियम को बदल नहीं पाता। उसे अपनी बेटी को एक अलग माहौल में भेजना ही होता है। शायद इसीलिए हर पिता यही कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक सही जीवन साथी ढूंढ सके, एक अच्छा परिवार दे सके, ताकि शादी के बाद भी उसे अपने मायके की कमी ना खले। वो उस परिवार में भी अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सके। उसे वहाँ भी ढेर सारी खुशियाँ और प्यार मिले। शांभवी का आंगन भी आज इतने रिश्तेदारों के होने के बाद भी एक उसके ना होने पर सूना हो गया था। सभी उदास थे, पर उसके माँ-बाप के चेहरे पर सुकून था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छे घर में भेजा था। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सभी उसे दिलो-जान से प्यार करते थे। उन्हें यकीन था कि उसे उस घर में कभी कोई परायापन नहीं महसूस होगा। यही वजह थी कि वो खुश थे। उन्हें शारों पर पूरा भरोसा था और उसने भी तो उन्हें वचन दिया था कि वो उनकी बेटी का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे वो रखते हैं। वो एक पिता की तरह ही उसे दुलार करेगा और उसे एक बच्चे की जैसी जिंदगी जीने देगा। उसे बचपना करने का पूरा हक होगा, वो भी इसीलिए क्योंकि उसे उसका बचपना पसंद है। बस इसीलिए वो आज शांभवी को विदा करने के बाद भी खुश थे। इधर दूसरी तरफ शांभवी कार में शारों के साथ उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उसकी पनीली आंखें भी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शांभवी, उसने धीरे से कहा। शांभवी उसकी ओर देखी। अभी भी रो रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लगते, उसने कहा और रुमाल से उसके आंखों का पानी पोंछने लगा। तो आप मुझे क्यों ले आए? मुझे मम्मा पापा के साथ ही रहना था, वो बच्चों की तरह बोली। तो मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना? उसने उसकी आंखों में झांका। नहीं, आई मीन रहना है। मतलब वो ढंग से कुछ कह नहीं पाई तो सारा मुस्कुरा दिया। आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, किसी को नहीं लगता। अगर मैं ही अपना घर छोड़कर जाता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसने प्यार से उसे साइड से हग कर लिया। बट डोंट वरी, तुम्हें कुछ दिनों बाद सब अच्छा लगने लगेगा। फिर तुम्हें मेरा घर भी अपना घर ही लगने लगेगा। तुम्हें पता है ना, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम हमारे साथ भी बहुत खुश रहोगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें अपने घर की याद ही नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें कितना भी प्यार कर ले, लेकिन तुम्हारे माँ पापा की तुम्हारी ज़िंदगी में जो जगह है वो हमेशा वही रहेगी। मैं तुम्हें पापा के जैसे संभाल सकता हूँ, पर तुम्हारे पापा तो तुम्हारे पापा ही है ना। मैं वो नहीं बन सकता। तुम हमारे घर में चाहे जैसे रहो, जितने भी अच्छे से रहो, पर तुम अपने घर को नहीं भूल सकती और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। उस घर में तुम हमेशा से रही हो, अपना बचपन जिया है। तुम्हारा घर, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे हैं। हम अपने प्यार से तुम्हें वो सब भुलाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हें अब खुश तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब तक तुम्हारे पास एक मम्मा, एक पापा, एक घर था और अब तुम्हारे पास 2 मम्मी पापा और 2 घर है। इसके साथ एक भाई भी है जो तुम्हारा दोस्त भी है। उसके बाद मैं हूँ जो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा मैं बाकी सबकी, आई मीन मम्मी पापा भाई बहन, इन सबकी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ। वो हल्का सा हंसा तो शांभवी भी मुस्कुरा दी। हाँ, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि तुम खुश रहो। मुझे लगता है अब तो तुम्हें डबल खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हें सब डबल मिल रहा है, उस पर मेरे रूप में एक्स्ट्रा बोनस भी। तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसे रोने की बजाय पार्टी कर रहा होता, वो बोला। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? आपको भी तो सब डबल मिला है और मैं भी बोनस में, तो अब खुशी मनाइए।
शांभवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मैं तो खुश हूँ ना, देखना पार्टी भी होगी, हमारी रिसेप्शन पार्टी। तो फिर आपको ही मेरे घर चलना चाहिए था ना, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? उसने मुंह बनाया। अब कुछ चीजें दूसरों के हिसाब से भी करनी पड़ती है ना, वरना मुझे घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम ना इन सब रस्मों के बाद मंथ के आधे दिन तुम्हारे घर रहेंगे और आधे मेरे, ठीक रहेगा ना? मम्मा पापा को बोल देना कि तुम्हारे रूम को स्टोर रूम ना बना दे। वो हंसा। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा रूम हमेशा मेरा ही रहेगा। ओ मैडम, हमारा, आपसे कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं है, सब कुछ हमारा है। सब कुछ मतलब सब कुछ। हम डॉक्यूमेंट साइन कर चुके हैं 50% पार्टनरशिप के। वो तुरंत बोला, ओके, सब हमारा, रूम हमारा, खुशियाँ और दुख हमारे, घर हमारा, घरवाले हमारे, हम भी हमारे। वो मुस्कुरा दी। तब तक सारव की कार भी उसके घर तक पहुंच गई थी। लो आ गया तुम्हारा घर, सारव ने कहा तो शांभवी ने सामने देखा। सारव के घर के दरवाजे पर उसकी माँ, पापा, आरव और कुछ रिलेटिव्स उसके स्वागत में खड़े थे। ड्राइवर कार अंदर लेकर गया, जिसके बाद नीलिमा जी उसे लेने के लिए आई। चलो बेटा, उन्होंने शांभवी को उतारते हुए कहा। शांभवी और सारव दोनों उनके साथ चल दिए। इस दौरान सारव ने शांभवी का हाथ थाम रखा था। 1 मिनट, तुम लोग यहीं रुको, अभी गृह प्रवेश होगा, अभी तुम दोनों अंदर आ सकते हो। उन्होंने दरवाजे पर उन्हें रोका और खुद अंदर आ गई। उन्होंने पूजा की थाली मंगाई और दोनों की आरती की। इस दौरान सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराओ और इस थाली में पाँव रखो। नीलिमा जी ने दरवाजे पर फूलों के बीच रखे चावल से भरे कलश और आलती से भरी थाली की ओर इशारा किया। शांभवी ने एक नज़र सारव की ओर देखा तो उसने मुस्कुराकर पलकें झपकाई, जिसके बाद शांभवी धीरे से अपने महावर और मेहंदी लगे पैर से कलश को गिराया, जिससे चावल घर के भीतर की ओर बिखर गए। फिर उसने अपने दोनों पैर आलती वाली थाली में रख दिए। वो आगे कदम रखने ही वाली थी कि तभी शारव ने उसे रोका। 1 मिनट, वो उसके बगल में आ गया। क्या हुआ ब्रो, अब आपने भाभी को क्यों रोक लिया? आरव ने तुरंत कहा। हाँ सारव, क्यों रोका उसे? बेटा, घर आरती लक्ष्मी को इस तरह से टोकना सही नहीं होता है। तभी नीलिमा जी भी बोली, मॉम बस 1 मिनट, मैं उसे रोक नहीं रहा। उसके बाद वो शांभवी के बराबर में खड़ा हो गया। वहीं शांभवी भी उसके चेहरे को देख रही थी। सारव ने अपनी हथेली आगे की और मुस्कुराया। वेलकम टू योर हेवन माई एंजल। आई नो वेरी वेल कि एंजल्स कभी हेल में नहीं रहती, इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस घर को जन्नत बना सकूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं हर बुरी चीज़ को तुमसे दूर रखने की कोशिश करूँगा एंड मुझे लगता है कि मेरी फैमिली भी इसमें मेरा पूरा साथ देगी। क्यों मॉम? उसने अपनी मॉम की ओर देखा। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बिल्कुल बेटा, हम सब भी पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। वो मुस्कुराई। यश ब्रो, भाभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ। आरव ने अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रख लिया। वहीं सारव ने शांभवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी खुली हुई हथेली की ओर इशारा किया। शांभवी की आंखों में यह शब्द देखकर नमी आ गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सारव की हथेली के ऊपर रख दिया। उसके बाद दोनों ने साथ साथ अंदर की ओर कदम बढ़ाया। शांभवी के आलते लगे पांवों से फर्श पर गहरे लाल रंग की छाप छूटती जा रही थी। अभी तुम लोग आराम कर लो जाकर, उसके बाद हमें ढेर सारी रस्में भी करनी है, ओके? उनके भीतर आने के बाद नीलिमा जी ने कहा, और हाँ एक बात, सारा तुम शांभवी के साथ नहीं जाओगे बल्कि अलग रूम में जाओगे। शांभवी के पास तो तुम्हें अब रात में ही जाने को मिलेगा, समझी? वो हंसी। ओके मॉम, सारव ने मन मारकर कहा। वो तो सोच रहा था कि अभी उसे शांभवी के साथ अकेले में कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसके अरमानों पर पहले ही पानी फेर दिया गया था। राधा, तुम शांभवी को ले जाओ, उन्होंने राधा से कहा, जिसके बाद वो उसे लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। वहीं शारव भी चला गया। शाम का वक्त था। अचानक ही इस तरह आसमान में हल्के काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। मेंटल असाइलम में डॉक्टर के केबिन में इस वक्त एनी और उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। मिस्टर बाथम, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है ना? डॉक्टर ने पूछा। जी डॉक्टर, सब क्लियर हो गया है। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था कि एनी की हालत अगर ऐसे ही नॉर्मल रहती है तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। देखिए, अब उसे डिस्चार्ज मिल रहा है। पिछले 1 महीने से एनी का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। वो काफ़ी काम हो गया है। अब ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसकी वजह से हम उसे यहाँ रखें, इसीलिए अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको अभी इसका ध्यान रखना होगा, किसी भी बीमारी में रिकवरी के लिए दवाइयों से ज़्यादा फैमिली के सपोर्ट, प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है।
इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ अच्छे से रहे। डॉक्टर ने उन्हें समझाया। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे, एनी के पापा ने कहा। एनी, मुझे तुमसे भी एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस मी कि तुम अब कभी ड्रिंक नहीं करोगे, बल्कि अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराओगे, उनकी बात मानोगे। ऐसा करोगे ना? डॉक्टर ने एनी को देखा। जी डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूँगा। अनिमेश ने इस तरह से मुस्कुराकर कहा मानो सच में उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो। ओके, तो अब आप एनी को ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, उन्होंने कहा तो एनी को लेकर बाहर चले गए। इस दौरान अनिमेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। मास्क मैन, आ रहा हूँ मैं, उसने मन में ही कहा और अपने मॉम डैड के साथ कार में बैठ गया। रात का वक्त था, मौसम काफी खुशनुमा था। हवा मंद मंद बह रही थी, आसमान एकदम साफ था जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें देखने के लिए कोई भी बालकनी में मौजूद नहीं था। उन तारों को हर रोज निहारने वाली वो एक जोड़ी आंखें आज तो बेचैनी से अपनी खुद के चांद का दीदार करने की राह देख रही थी। वहीं उसका चांद भी इस वक्त तारों की चुनरी ओढ़े बैठा हुआ था, जो रूम में जलती लाइट्स की वजह से जगमगा रही थी। वहीं जगमगा रहा था उसका खूबसूरत चेहरा, जिस पर लाल चुनरी से छनकर आती हल्की लाल रोशनी उसके गोरे रंग को सिंदूरी बना रही थी। लगभग सारे मेहमान शाम होते ही अपने घर चले गए थे और जो कुछ लोग थे वो बाहर नीलिमा जी के साथ बैठकर बातों में मशगूल थे। वहीं शारव अपने गेस्ट के रूम में था। उसकी माँ ने उसे अपने रूम में जाने से सख्ती से मना कर दिया था। यही वजह थी कि वो बेचैनी से रूम में टहल रहा था। अब उससे जरा भी इंतजार नहीं हो पा रहा था। इसी कारण वो बार बार रूम में लगी क्लॉक पर नजरें डाल लेता। उफ, 10 बजने वाले हैं। मॉम ने तो अब तक मुझे अपने रूम में जाने को नहीं बोला। हद है यार, मतलब अपनी ही बीवी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। क्या अजीब सा रस्म है, रात से पहले उसके साथ नहीं रह सकता। इतनी प्यारी लग रही थी, एक पल भी उसके चेहरे से नजर हटाने का या उससे दूर जाने का जी नहीं कर रहा था। बट बावजूद इसके मैंने सुबह से अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखा। मॉम यार, अब तो परमिशन दे दो, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, वो अजीब सी शक्ल बनाकर बड़बड़ाया। अरे अरे ब्रो, आप तो बड़े फास्ट हो, शादी जल्दी में कर ली, अब बच्चे भी जल्दी में ही लेकर आओगे क्या? अरे कुछ जिंदगी का मजा लो, साथ में एंजॉय करो, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी बाहर से आरव ने रूम में आते हुए कहा, अरे तो मुझे अपनी वाइफ के पास कोई जाने ही कहाँ दे रहा है जो उसके साथ वक्त बिताऊं। सारव पलटा। ओहो, इतनी बेसब्री, क्या बात है, क्या बात है? आरव हंसा। बेटा तेरी शादी होगी फिर बताऊंगा क्या बात है, अभी ले ले मजे, उसने मुंह बनाया। इसीलिए ब्रो, मैं तो शादी से पहले ही हनीमून के लिए निकल जाऊंगा, कोई झंझट ही नहीं। तू कुछ ज्यादा बकवास नहीं करने लग गया है, तेरा बड़ा भाई हूँ, फिर भी कोई लिहाज नहीं। सारा ने उसकी तरफ आंखें तरेरी। ब्रो, क्या आप भी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना, इतना तो चलता है ना। और मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपने जो गलती कर दी वो मैं नहीं करूँगा। वो आया और सारव के कंधे पर हाथ रख लिया। पर अब तो हो गया है ना जो होना था, अब क्या करूं? वो बोला। कुछ नहीं, बस जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। आरव ने फिल्मी स्टाइल में बोला। मतलब मॉम ने बोला है कि भाभी आपका वेट कर रही है, तो जल्दी से जाइए और इंतजार में सूखे उनके नैनों की प्यास बुझाइए। अभी जब ऐसा था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से क्या टाइम पास कर रहा था? वो उसकी ओर लपका। ब्रो, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, जल्दी जाइए, भाभी वेट कर रही है। उसने जैसे ही कहा, सारव तुरंत रुक गया। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, बोलते हुए वो जल्दी से बाहर भाग गया। वहीं उसे ऐसे भागते देख आरव के चेहरे पर हंसी आ गई। इधर दूसरी तरफ शांभवी चुपचाप रूम में बैठी हुई थी। वह चारों ओर देख रही थी। रूम का इंटीरियर चेंज कर दिया गया था। टेबल पर उन दोनों की सगाई वाला फोटो फ्रेम रखा हुआ था। वहीं दीवार पर भी सारव के अलावा उसकी भी अकेले की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। शांभवी की नजर दूर रखी दूसरी टेबल पर गई तो उसने देखा वहां उसकी दिवाली वाली वो पिक फ्रेम की हुई रखी थी जो आरव ने क्लिक की थी। उसे देखकर शांभवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज सच में ऐसा लग रहा था ये उन दोनों का रूम था। उसने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा और ठंडी सांस ली। कुछ देर पहले ही नीलिमा जी ने उसे केसर वाला दूध लाकर दे दिया था और बोला था कि ये शारव को पिलाना है। ये भी कोई रस्म होती होगी शायद, शांभवी ने सोचा और उसे टेबल पर रख दिया। अपने लहंगे में पाँव को समेट कर बैठी थी वो तब से।
बस सारव का वेट कर रही थी। वो अब तक नहीं आया था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। आज शादी के बाद उसकी पहली रात थी। आज से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आज वो पूरी तरह से सारव की हो जाने वाली थी। जहाँ एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ वो नर्वस भी हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो सारव से किसी भी तरह की दूरी नहीं चाहती थी। इस वक्त भी उसके दिमाग में बस उसी के ख्याल दे रहे थे। उसकी आंखें बस उसी की झलक देखने को बेकरार हो रही थी। वो रह कर कभी घड़ी कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुछ पलों बाद अचानक ही उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी तो वो सतर्क हो गई। शांभवी, सारव ने कहते हुए डोर नॉक किया। शांभवी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। उसने झट से अपना घूंघट ठुड्डी के नीचे तक खींच लिया। घूंघट के पीछे से उसने दरवाजे की ओर देखा तो सारव अंदर आकर डोर लॉक कर रहा था। अगले ही पल वो पलटा तो शांभवी ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली। सारव धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। इस दौरान उसके होठों पर मुस्कान थी। वो आया और शांभवी के बिल्कुल सामने बैठ गया तो शांभवी भी और ज्यादा सिमट गई। अरे, अब छुई मुई क्यों बन रही हो? और मैंने तो अभी छुआ भी नहीं। वो उसकी तरफ देख रहा था लेकिन शांभवी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारव ने एक पल उसे निहारा। भले ही इस वक्त उसे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था पर उसे समझ आ रहा था कि वो नीचे की ओर देख रही थी। लाल लाल जोड़े में वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने दोनों पैर समेटकर घुटनों को छाती तक लगा रखा था। उसके दोनों हाथ जिसमें गहरी मेहंदी रची हुई थी, ढेर सारी कांच की लाल चूड़ियां थी, उसने उन्हें अपने घुटनों के पास से लपेटे हुए थे। सारव की नज़र नीचे जाती हुई उसके महावर और मेहंदी से सजे पाँव की अंगुलियों पर ठहर गई, जो लहंगे से बाहर झांक रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके पैर के अंगूठे पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही शांभवी ने झटके से अपने पैर को पीछे खींच लिया तो वो चौंक गया। व्हाट हैपेंड? उसने पूछा तो शांभवी ने नाव में अपनी गर्दन हिला दी। हालांकि इस वक्त उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। वो यही सोच रही थी कि जब अभी से ये हाल था तो अभी तो पूरी रात बाकी थी। तुम तो आज सच में छुई मुई हो रही हो, मतलब पैर छू लेने से किसे करंट लगता है? वो बोला। लेकिन शांभवी चुप ही रही। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने घूंघट क्यों डाल रखा है? मैंने तो पहले ही तुम्हें देखा है और किस पे की है, फिर अब इसकी क्या जरूरत है? उसने कहा तो शांभवी के चेहरे पर एक बिल्कुल हल्की मुस्कान थिरक गई। यार क्या हुआ? आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? पता है मैं कब से तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रहा हूँ। यहाँ तुम हो कि मुझसे बात भी नहीं कर रही। उसने शिकायत की। लेकिन शांभवी अभी भी खामोशी थी। देखो अब बहुत हुआ, प्लीज मुझसे बात तो करो। सबसे पहले तो ये घूंघट, इसे हटाओ। उसने घूंघट की तरफ इशारा किया तो शांभवी ने नाम में सिर हिला दिया। पर क्यों? उसने पूछा। यार बताओ तो सरू कम से कम। उसके चेहरे पर अब परेशानी आ गई थी। आप हिंदी फिल्में नहीं देखते क्या? आखिरकार शांभवी धीरे से बोली। थैंक गॉड तुम्हारा मौन व्रत नहीं है। सारव ने चैन की सांस ली। वैसे ये क्यों पूछा? क्योंकि देखी होती तो आपको पता होता ना कि ये घूंघट आपको हटाना है, मुझे नहीं। वो शर्माते हुए बोली। ओह हाँ, याद आया, साथ में शायद सॉन्ग भी गाते हैं, है ना? उसने याद करते हुए कहा तो शांभवी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो क्या अब यहाँ भी फिल्म शूट होगा? क्या बकवास चीज है। देखो ये गाना वाना तो मुझसे गाया नहीं जाएगा, बट हाँ घूंघट तो मैं उठा सकता हूँ, साथ में तुम्हें भी। वो हंसा तो शांभवी भी मुस्कुरा पड़ी। ओके तो रेडी हैं? अब आपकी मुंह दिखाई होने वाली है पत्नी साहिबा। उसने कहा तो शांभवी ने अपना घूंघट पकड़ लिया। क्या हुआ? मुंह दिखाई पर शगुन भी देना पड़ता है पतिदेव। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? शांभवी बोली। अरे यार, उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो तो मैं भूल ही गया। भूलना क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर अब बाकी सब भी भूल जाइए। शांभवी ने मुंह बना लिया। अरे अरे, ऐसे कैसे? तुम तो इतनी जल्दी भड़क गई। बेकार हो गई हो सच्ची। खैर कोई नहीं, आपका ही दिन है मोहतरमा। दिन क्या, अब तो महीने साल जिंदगी सब आपकी ही है। तो आपको खुश रखना मेरी मजबूरी। वो बोला। लेकिन शांभवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सारव एक पल के लिए उसे देखकर मुस्कुराया और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर एक छोटा बॉक्स बाहर निकाल लिया। मैडम जरा इधर भी देख लीजिए। सारव ने बॉक्स को हथेली पर रखकर आगे किया तो शांभवी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत बॉक्स ले लिया। वो उसे खोलने ही वाली थी कि तभी सारव ने उसे वापस छीन लिया। क्या है? शांभवी बोली। कुछ नहीं, तुम्हारा ही है, कोई और नहीं ले रहा, इसीलिए इसे बाद में देख लेना। अभी मुझे मेरा काम करने दो।
सुबह से चाँद नहीं देखा है, रमज़ान ख़त्म हो चुका है पर मेरी ईद अभी भी बाकी है, वो बोला और धीरे से उसके घूंघट को थाम लिया। वहीं शांभवी उसकी बात से मुस्कुरा उठी। वो धीरे-धीरे उसे ऊपर करने लगा तो सबसे पहले उसकी प्यारी ठुड्डी नज़र आई, उसके बाद उसके लाल होठ जिन पर उसकी बड़ी-सी नथ झूल रही थी। उन्हें देखते ही सारों का मन उन्हें चूमने को मचल उठा, पर अभी उसे जल्दबाज़ी नहीं करनी थी। उसने घूंघट थोड़ा और ऊपर किया तो उसकी पतली नाक नजर आई और उसके ऊपर उसकी आंखें जो अभी पलकों के पर्दे में कैद थी। शांभवी का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, उसकी धड़कनें भी बहुत बढ़ गई थी। शर्म के मारे उसके कानों तक लाली बिखर गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पलकें ऊपर करके सारव की आंखों में देख पाए। सारव ने उसका घूंघट हटा दिया और एकटक उसके चेहरे को निहारने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ ली और चेहरे को ऊपर उठाया। शांभवी, यू मेक माई हार्ट मेल्ट। मैं तो आज ये भी नहीं बोल सकता कि तुम परियों सी सुंदर लग रही हो, बिकॉज नाउ आई रियलाइज दैट योर ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल। तुम आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू जान, आई रियली लव यू। वो बिल्कुल हल्के से बोला। लुक एट मी प्लीज, इधर देखो, अब तुम्हारी आंखों में डूब जाने का जी कर रहा है, उसने कहा तो शांभवी ने धीरे धीरे अपनी पलकें ऊपर उठाई। इस दौरान सारव सांस थामे बस उसे ही देख रहा था। शांभवी ने अपनी मूंगी जैसी आंखें खोलकर उसकी आंखों में झांका, वहीं सारव भी उन कजरारी आंखों में खोने को बेसब्र सा हो रहा था। उसने अपना हाथ पेट पर रखा और उसकी आंखों से नजर हटाए बिना उसके होठों की ओर बढ़ा। वो उसके होठों को बस छू ही लेने वाला था कि तभी शांभवी ने उसके होठों पर अपनी तर्जनी अंगुली रख दी। क्या? सारव ने इशारे से उसको पूछा तो शांभवी ने आंख से टेबल पर रखे दूध के गिलास की ओर इशारा कर दिया। वो पीना है आपको? अरे तो अभी रोकना जरूरी था क्या? सारव ने शिकायत की। जी जनाब, बिल्कुल जरूरी था। वो मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। लीजिए पी लीजिए। उसने गिलास सारव को थमा दिया। पी ही लेता हूँ, अदरवाइज फिर बीच में डिस्टर्ब करोगी तुम। वो गिलास होठों से लगाते लगाते रुक गया। वैसे तुम क्यों नहीं पी रही? पहले तुम पियो। उसने शांभवी की ओर गिलास बढ़ाया। नहीं, अम्मा ने बोला है कि आपको पिलाना है। शांभवी ने मना किया। तो क्या हुआ, तुम भी पी लो। यू नो 50-50 नो वेज। ये शायद कोई रस्म होती होगी तो आप ही पीजिए। हाँ मैं पी लेता हूँ, बट तुम्हें पता है ना आज जो कांड होने वाला है उसके लिए मेरे नशे में होना जरूरी है, उसने शरारत से कहा तो शांभवी की आंखें बड़ी हो गई। धत, बेकार हो आप। सच कह रहा हूँ, अब मैं तो ठहरा सीधा साधा इंसान शराब तो पीता नहीं, पर उससे भी तगड़ा नशा है मेरे पास, यानी कि आप बेगम साहिबा। तो थोड़ी सी कृपा कीजिए, पूरा नहीं तो एक घूंट इसे पी लीजिए ताकि मेरा काम हो जाए। उसने जिस तरह से कहा शांभवी को हंसी आ गई। खैर फिर उसने बिना कुछ कहे एक सिप ले लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सारव ऐसे नहीं मानेगा। हाँ अब ठीक है, कहते हुए उसने ग्लास अपने होठों से लगा लिया। अच्छा सुनो, तुमने मोम से पूछ लिया था ना कि इसे कब पीना है? मतलब तुम इसे मुझे पहले ही पिला रही हो? क्या पता ये बात के लिए हो, आई मीन बॉडी में होने वाली टूट फूट रिकवर करने के लिए। हल्दी वाला दूध। उसने आंख मारी। हट, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ना सच्ची। शांभवी ने अजीब सी शक्ल बनाई। हाँ हाँ जरूर, इसी के लिए होगा। ओह महाराज, जरा अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखिए, ये केसर वाला दूध है, हल्दी वाला नहीं। उसने आंखें दिखाई। अच्छा। सारव ने ग्लास देखा। हाँ यार, फिर तो डेफिनेटली ये पलंग तोड़ परफॉर्मेंस के लिए होगा। उसने यूं कहा जैसे किसी मर्डर मिस्ट्री वाले केस की गुत्थी सुलझा रहा हो। छी, शांभवी ने अपना सिर पीट लिया। हे राम, कितने गंदे हो गए हैं आप। मतलब अपनी फर्स्ट नाइट पर कौन महान इंसान ऐसी बातें करता है? मैं, शारव ने आराम से कहा। बिल्कुल, वाकई आप ही कर सकते हैं, मतलब हद है। आप ना कितने बेशरम हो गए हैं। ना, मैं बहुत शरीफ हूँ जी जनाब, हमसे ही समझने में गलती हो गई। आपकी शराफत की तो मिसालें दी जाती है, वो भी दोनों जहां में। देखो अब जो भी हो, बट तुम ही बताओ, अगर बंदा टॉवेल से भी शर्म करेगा तो कपड़े कैसे चेंज करेगा? यू आर माई वाइफ बेबी डॉल, तुम्हारे सामने ही तो मैं ये अश्लील बातें कर सकता हूँ ना। वो मुस्कुराते हुए बोला और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। अश्लील? उसने उसका हाथ झटक दिया। आप ना अश्लीलता को भी पूरा ले चुके हैं। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ चेंज करने। आप भी कर लीजिए, बोल के वो तुरंत खड़ी हो गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। वो अपनी ज्वेलरी उतारने ही जा रही थी, तभी उसकी नज़र खुद पर पड़ी। खुद को ऐसे दुल्हन की लिबास में देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सिंदूर, बिंदिया, झुमके, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, सुहाग की सारी चीज़ें उसकी सुंदरता को और ज़्यादा निखार रही थी। वो एक सुहागन थी, किसी की पत्नी थी, ये एहसास उसके रोम रोम को पुलकित कर रहा था। इस वक्त उसे अपने ही अक्स से प्यार हो रहा था।
और इसकी वजह निस्संदेह सारव ही था। सारव उसका पति, जिस पर वो अब पूरी दुनिया के सामने अपना अधिकार जमा सकती है। उसे पंडित जी के वे शब्द याद आ रहे थे, अब से आप इनकी वामांगी है। वामांगी मतलब शरीर का बायां अंग। वो अब सारव का हिस्सा थी, उसका आधा हिस्सा, उसकी अर्धांगिनी। पंडित जी के ये शब्द कि अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, उसके कानों में ये गूंज रहे थे मानो कानों में गंधर्वों ने अपने सभी वाद्य यंत्रों की तरंग छोड़ दी हो। वो आंखें बंद किए अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। सारव उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, आईने में उसके प्रतिबिंब को निहार रहा था। उसने अपने चेहरे को उसके थोड़ा और करीब कर लिया, जिससे संभवी को अपने कान के पास उसकी सांसें महसूस होने लगी। सारव ने उसकी चुनरी को सिर से नीचे उतारा, फिर उसका मांग टीका उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसने धीरे से उसके झुमके पर अंगुली मारी, जिससे वो जोर-जोर से हिलने लगा। सारव के होठों पर यह देखकर मुस्कान आ गई। वो थोड़ा-सा आगे बढ़ा और झुमके सहित उसके कान को चूम लिया। उसकी इस हरकत से शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे से उसके दोनों झुमकों को उतार दिया और उसकी गर्दन पर किस करके उसके नेकलेस को भी उतार दिया। उसका हाथ कंधे से सरकते हुए शांभवी की कलाई पर पहुंच गया था। उसने शांभवी की अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा ली। शांभवी की धड़कनें तेज हो रही थी और सारव मिरर में उसके हिचकोले लेते सीने को देख रहा था। वो शांभवी के बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी पीठ उसकी छाती पर टच हो रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ धीरे से उसके पेट पर रखा तो वो एकदम से सिहर उठी। उसके रोए खड़े हो चुके थे और उसके पेट में जैसे तितलियां दौड़ गई। सारव ने महसूस किया उसने अपने बदन को उस पर ढीला छोड़ दिया है। उसने धीरे से उसके कंधे को चूमा, फिर झटके से अपनी ओर घुमा लिया। वो आगे बढ़ा और धीरे से उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। उसके बाद उसने एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब खींच लिया था। वहीं शांभवी तो जैसे कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। उसके छुअन से वो मदहोश सी हो रही थी। वहीं सारव की अधखुली आंखें भी ऐसा लग रही थी मानो उससे नशा किया हुआ हो। वो ध्यान से उसे देख रहा था। शांभवी की आंखें बंद थी और वो जोर-जोर से सांसें ले रही थी। उसकी तेज सांसों की वजह से उसके सुर्ख होठों पर झूल रही नथ हिल रही थी। ये देखकर सारव भी खुद को संभालने में नाकाम हो रहा था। उसने बिल्कुल हल्के से उसकी नथ को भी उतार दिया और उसके होठों की ओर बढ़ा। शांभवी को जैसे ही अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस हुई, उसके होठ अपने आप ही कांपने लगे। वो हौले-हौले उसकी ओर बढ़ रहा था और अगले ही पल उसने अपने होठों पर सारव के होठों को महसूस किया। अनजाने में ही उसकी अंगुलियां सारव की बाहों पर कसने लगी। सारव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वहीं उसने भी उसे हक कर लिया था। उसका हाथ अपने आप ही सारव की गर्दन पर पहुंच गया था। एक पल के लिए दोनों ने अपनी आंखें खोली और नजरें मिलते ही सारव के होठों का दबाव उसके होठों पर बढ़ गया। काफी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद उसने उसके होठों को आजाद किया और नीचे सरकने लगा। वो पूरी शिद्दत से उसके नेक को किस कर रहा था। वहीं उसके हाथ उसकी पीठ पर रेंग रहे थे। शांभवी भी इस वक्त उसकी गर्म सांसों में मोम की तरह पिघल रही थी। वो उसकी मजबूत बाहों में मचल उठी थी। वहीं उसकी सिफकारियां उसे पागल कर रही थी। अगले ही पल उसने उसकी चुनरी हटा दी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस दौरान उसने उसे किस करना बंद नहीं किया था। उसने उसे लाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। एक बार फिर वो दोनों आपस में खो चुके थे। कुछ देर में सारव का हाथ उसकी ब्लाउज की डोरियों पर था। वो उन्हें खोलने ही वाला था पर अचानक ही रुक गया। क्या हुआ? शांभवी फुसफुसाई। कुछ नहीं। वो हल्का सा ऊपर उठा और अपना हाथ बढ़ाकर बेड के पास लगे स्विच पर रख दिया। कट की आवाज के साथ रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई भी इस हालत में देखे, ये लाइट्स भी नहीं। तुम्हें इसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, उसने उसके कान के पास आकर कहा और अगले ही पल वो किसी बादल की तरह उस पर छा गया था। सुबह हो गई थी। पूरे रूम में बाहर की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन सारव और शांभवी अभी तक सोए हुए थे। सारव जहाँ सीधे लेटा हुआ था, वहीं शांभवी उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी हुई थी। सारव ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख रखा था। सोते हुए भी उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक सुकून था। लेकिन तभी अलार्म क्लॉक का शोर रूम में गूंज उठा। उन्हें इस तरह सोते देखना शायद उसे मंजूर नहीं था। अलार्म की आवाज से बेपरवाह सोए हुए सारव के चेहरे पर कई रेखाएं खिंच गई। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शांभवी ने उसे हक कर रखा था। अलार्म की आवाज और उसके हिलने से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। सारव ने जैसे ही देखा, तुरंत उसने अपना हाथ टेबल की ओर बढ़ाया और अलार्म को बंद कर दिया। शांभवी का चेहरा फिर से सामान्य हो गया। ये देखकर सारव मुस्कुरा दिया। शांभवी के बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने बिल्कुल हल्के से उसके बालों को कानों के पीछे कर दिया ताकि उसकी नींद न खुले। वो उसकी खामोशी से चेहरे को निहार रहा था और उसके दिमाग में
रात की सभी चीज़ें चल रही थी। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शांभवी उसकी पत्नी बन चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रहा हो, पर नहीं, ये हकीकत थी। उसने हमेशा से सुना था कि सपने हकीकत से कई ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, पर आज उसे हकीकत सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो हल्का-सा शांभवी की ओर झुका और उसके माथे को चूम लिया, और शांभवी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान बिखर गई, जैसे नींद में वो ये सब फ़ील कर पा रही थी। इधर दूसरी तरफ आरव बेचैनी से लिविंग रूम में टहल रहा था। "मॉम यार, भाई-भाभी कब आएंगे? अभी तक सो रहे हैं, मैं उन्हें जाकर जगाऊँ क्या?" आरव ने नीलिमा से कहा। "नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टर्ब मत करना जाकर दोनों को, रात में देर से सोए होंगे, सोने दो उन्हें, जब उठेंगे तो खुद ही आ जाएंगे।" नीलिमा जी ने तुरंत उसे डांटा। "पर मॉम, मुझे जानना था ना," उसने मुंह बनाया। "तुम पागल हो क्या? कुछ भी फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है दोनों में से। वो तुम्हारे भाई भाभी है, शर्म नहीं आती तुम्हें?" "शर्म किस बात की मॉम? आखिर वो दोनों मेरे आइडल होंगे तो मुझे तो जानना होगा ना, एक्सपीरियंस के लिए।" "अच्छा, अभी दिलाती हूँ तुम्हें एक्सपीरियंस। राधा, वो लोहे की पाइप पड़ी थी उधर, उठाकर लाना जरा," उन्होंने जोर से आवाज लगाई। "नो नो मॉम, सॉरी सॉरी, नहीं चाहिए कुछ। आप तो सीरियस हो जाते हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था," वो तुरंत बोला। तो नीलिमा जी हंस पड़ी। "अच्छा, अपने मामा-मामी और बाकी सबको बुला ले, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है," वो बोली। "ओके, बुलाता हूँ," कहकर वो चला गया। आज वो नीलिमा जी भी बहुत खुश थे, आखिर होते भी क्यों नहीं। अब शांभवी हमेशा के लिए उनके घर जो आ गई थी, उनके परिवार का हिस्सा बनकर। सुबह के 11 बज रहे थे, शांभवी अभी-अभी बाहर से रूम में आई थी। वो दोनों आज लेट उठे थे, इस वजह से नाश्ता भी दोनों ने देर से ही किया था। अभी-अभी सारव के बाकी रिलेटिव्स वापस घर जा रहे थे, जिनमें उसके मामा-मामी भी थे, इसी वजह से वो नीचे गई हुई थी। शाहरुख भी इस वक्त नीचे ही था। वो चुपचाप बेड पर बैठी ही थी कि तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी शाहरुख की फोटो पर गई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब वो दोनों मन से ही नहीं बल्कि तन से भी एक हो चुके थे। यही वजह थी कि उसके मन से हर तरह का डर अब बाहर निकल चुका था। वो खुद को शाहरुख की वाइफ के रूप में देखकर बहुत खुश थी। उसके लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा था। बार-बार उसकी आंखों के सामने उन दोनों के अतरंग पल घूम रहे थे। वो चाहकर भी उनसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। कितना अच्छा था सब कुछ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद भी उस शब को उतने ही बेहतर ढंग से फ़ील कर पाई थी। वो सोचना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसे याद आ गया था कि एनी के साथ उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो आज फ़ील हो रहा था। इसकी वजह भी शायद सारव का उसके प्रति निश्चल प्रेम ही था। आज वो सारव को अपने भीतर तक महसूस कर पा रही थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और सारव अंदर आ गया। अब वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। "हाँ, तो और कौन होगा?" सारा मुस्कुराया, लेकिन उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। रात के बारे में सोचकर ही वो आज सुबह से उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अकेले में उसे सब अच्छा लग रहा था, पर उसके सामने उसे बहुत शर्म आ रही थी। सारा को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। "क्या हुआ? तुम नाराज़ हो क्या?" पूछते हुए वो उसके पास आ गया। "नहीं तो," उसने धीरे से गर्दन हिला दी। "फिर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही?" उसने कहा। तो वो कुछ नहीं बोली। "शायद मुझसे कोई कमी रह गई, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। आप पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है," वो एकदम से बोली, लेकिन फिर उसे देखकर दूसरी तरफ मुँह घुमा लिया। "ऐसा ही है, रात के लिए शायद तुम खुश नहीं हो, तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगा।" वो उसके चेहरे को ही देख रहा था। "किसने कहा आपसे? मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा।" बोलते-बोलते अचानक वो चुप हो गई और सारव के चेहरे पर आई शैतानी मुस्कुराहट को देखकर उसने अपना होंठ काट लिया। वो मेरा मतलब, उसने अपना सिर झुका लिया। तभी सारव ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। "रहने दो, समझ गया मैं तुम्हारा मतलब। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो बंदा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। कहो तो फिर से कुछ करूँ?" वो मुस्कुराया। धत्त! शांभवी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सारव ने उसे छोड़ा नहीं। वो उसके चेहरे को हल्का ऊपर उठाकर उसके होठों पर झुका ही था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। "कौन है? गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा है," उसने चिढ़ते हुए कहा। "यार, बंदे की नई-नई शादी हुई है, कुछ तो लिहाज़ रखो," बड़बड़ाते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। "सबको नहीं पता ना कि आपकी नई-नई शादी हुई है?" शांभवी को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। "मेल शोतन होगी मेरी," बोलते हुए उसने फ़ोन की स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। उसकी आंखें छोटी हो गई। "रिसीव तो कीजिए," शांभवी बोली। "हाँ, हेलो," उसने कॉल रिसीव करके कहा। "हेलो मास्क मैन, पहचाना मुझे?" दूसरी ओर से आवाज़ आई। "एनी?" सारा चौंक गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।